हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब द डेजर्ट क्लाइमेट। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल जलवायु का संक्षिप्त में वर्णन करता है? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म तथा आर्द्र। हॉट एंड ड्राई, गर्म तथा शुष्क। हॉट एंड वेट, गर्म तथा गीला। ड्राई एंड ह्यूमिड, शुष्क तथा आर्द्र। तो इसमें से कौन सी कैटेगरीज आपको मरुस्थल जलवायु के बारे में पूर्ण जानकारी देती है? तो इसको पढ़ के आपको मरुस्थल हमें पता है, जो गर्म जगहें होती हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, उन्हें हम मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपको मिल चुका होगा, ड्राई एंड हॉट एंड ड्राई, है ना, क्योंकि हमें पानी की कमी होती है और गर्माहट तो होती ही है। ओके, हॉट एंड ड्राई, गर्म तथा शुष्क। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेटल विच इज सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट इज। एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है: सॉफ्ट आयरन, मृदु लोहा, कॉपर, तांबा, रेडियो मेटल, रेडियो धातु, स्टील। तो आपको बताना है कि जो सॉफ्ट स्थायी चुंबक होते हैं, देखो अस्थायी चुंबक नहीं पूछा है ना, अस्थायी के लिए अलग यूज़ होता है और स्थायी चुंबक के लिए अलग यूज होता है। तो आपको बताना है कि स्थायी चुंबक के लिए हमें किस धातु का उपयोग करना है। तो स्थायी चुंबक के लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं। ओके, जो अस्थायी चुंबक होते हैं उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, रेनबो फॉर्मेशन इज एन एक्सप्लेन फॉर। इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है किसका? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ध्रुवण, डिस्प्रेशन, विकिरण, सिक्रेटिंग, प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा विकिरण, डिस्प्रेशन। ओके, वी गेट द स्मेल ऑफ हॉट कॉफी फ्रॉम ए डिस्टेंस बट नॉट दैट ऑफ कोल्ड कॉफीज। दिस इज बिकॉज, हमें गर्म कॉफ़ी की गंध दूर से ही प्राप्त हो जाती है, पर ठंडे कॉफ़ी की नहीं। क्यों? देखो, जब भी कॉफ़ी हमने देखा है कि गर्म कॉफ़ी रहती है, दूर से ही हमें पता चल जाता है कि कहीं भी कॉफ़ी बनी है। लेकिन जब वो कॉफ़ी ठंडी हो गई है तब उसकी स्मेल हमें नहीं आ रही है, हमें नहीं पता चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है इस चीज़ का? मोलिक्यूल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एट हाई टेम्परेचर एंड कैन ट्रेवल फर्दर। उच्च तापमान पर अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकती है। मोलिकुलर हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर एंड कैन ट्रेवल फास्टर। उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकती है। मोलिकुलर डिजोल्व फास्टर एंड सेपरेट अक्रॉस एट हायर टेम्परेचर। उच्च तापमान पर अणु शीघ्र विलयित हो जाएं तथा चारों ओर फैल जाते हैं। मोर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिजोल्व एट हायर टेम्परेचर। उच्च तापमान पर अणुओं की अधिक संख्या बिलियन में होती है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, मोलिक्यूल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जिसके कारण वो ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, पैक्ड दैट कंटेन डिजरेक्टिव एंजाइम आर। पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं: सेंट्रोसोम, तर्काय, गोल्जी बॉडीज, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, लाइकेन, राइबोसोम, है ना। पैकेट दैट कंटेंट, जो पैकेट के रूप में होते हैं, तो पैकेट के रूप में जो होते हैं वो क्या होती हैं? लाइसोसोम। ओके, है ना। एक पैकेट के कंटेनर के रूप में लाइसोसोम होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। ओके, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन मूवमेंट दैट वाज स्टार्ट बाय वुमेन ऑफ एडवाई विलेज इन 3 ग्रोवल अगेन फील ऑफ ट्री इज नाउस। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टेहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। देखो, ये साइंस में इसलिए आया है क्योंकि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ओके, तो हमें मतलब इसमें इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुगुण मूवमेंट, बहुगुणा आंदोलन, एपिको मूवमेंट, एपिको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो इसमें से कौन सा आंदोलन
वृक्षों के काटने के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा चिपको आंदोलन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फंक्शन, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है। न्यूक्लियस सेंट्रल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नाभिक समस्त चयापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पेरोक्सोमोस एक्ट इज डिजेस्टिव बैग्स विच फाइट अगेन एनी इन्फेक्शन इनसाइड द सेल्स। पेरोक्सीमेस पाचक थैलियाँ के रूप में कार्य करते हैं जो कि कोशिका के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ती है। न्यूक्लियस एक्ट ए प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, केंद्रिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो इसमें से इनकरेक्ट जो है आपको ये बताना है, देखो करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। तो सही आंसर क्या होगा, प्रोक्सीमेसिस एक्ट डिजेक्टिव बैग्स विच फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन इनसाइड द सेल। पेरोक्सिम पाचक थैलियाँ के रूप में कार्य करते हैं जो कि कोशिकाओं के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ने की कोशिश करते हैं। देखो हमारी कोशिकाओं के अंदर एंटीबॉडीज लड़ती है। ओके, गाइटेरिया इज केस ड्यू टू गोइटर, घोंघा किसकी कमी के कारण होता है। तो घोंघा आप सबको पता ही होगा, आयोडीन, विटामिन सी, फ्यूलेरिन विटामिन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आयोडीन। आयोडीन के कारण घेंघा रोग होता है, आपको पता है, आयोडीन की कमी के कारण। ओके, ब्रिंग इम्पल्स टूवर्ड द सेल्स बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, आवेगों को तांत्रिक कोशिकाओं को पिंडों की ओर लाते हैं। डेंड्रियाट्स पार्श्व तंतु, म्यूस्कुलस पेशी, नर्वस तंत्रिकाएं, एक्सोन तंत्रिकाएं। तो इसमें से कौन सी तंत्रिकाएं हमारे जो आवेगों को तंत्रिकाओं तक, कोशिकाओं तक लेके आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डेंड्रिटेस है ना, डेंड्रिटेस ब्रिंग इम्पल्स टूवर्ड द सेल्स बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, आवेगों को तंत्रिकाओं की कोशिकाओं को पिंड की ओर कौन लाता है, पार्श्व तंतु। द टूल यूज टू रिमूव बीड्स फ्रॉम द फील्ड, उस उपकरण का इस्तेमाल मैदानों में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। एक्स कुल्हाड़ी, प्लंज हल, हॉय कुदाली, कल्टीवेटिंग कल्टीवेटर। तो कुल्हाड़ी का तो यूज़ होगा नहीं, हल और कल्टीवेटर आपको पता है खेत को जोतने के काम में आता है। जो बीड्स या जो खरपतवार है उसे हटाने के लिए किसका यूज होगा, हॉय का। ओके, इसका सही आंसर होगा हॉय। थ्रो बलून स्वीटर्स हैव स्मेल प्रो, दे कीप अस वार्म बिकॉज पोर्स कंटेन। यद्यपि ऊनी स्वेटरों में छोटे छिद्र होते हैं पर ये हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होता है एयर विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वायु जो ऊष्मा का सुचालक होता है। एयर विच इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, वायु जो ऊष्मा की कुचालक होती है। मिस्चुरेशन दैट कीप अस वार्म, नमी जो हमें गर्म रखती है। बलून इज वार्म इन नेचर, ऊनी कपड़े प्रकृति रूप से गर्म होते हैं। तो आपको बताना है कि किस कारण से हमारे ऊनी कपड़ों में छिद्र होने के बाद भी हमें ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जो एयर होती है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, आपको ये याद रखना होगा ना। ये और कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और किसी तरीके का भी आपको याद रखना होगा। जो एयर होती है वो बेड कंडक्टर होती है हीट का। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सनलाइट धूप, विंड हवा, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वाटर। तो इसको देखते से आप लगा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ए सोलर सेल कन्वर्ट, सोलर सेल इसे रूपांतरित करती है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो हमारे जो सोलर होता है तो सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। ओके, इन द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन इन ग्रामेटाइट सीड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू, बीजों के अंकुरन में शोषण के प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। लिबरेट ऑक्सीजन टू बी यूज बाय द सीड्स, बीजों द्वारा प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की अवमुक्ति के लिए।
ऑब्जर्व वाटर वेपर रिलीज द सीड्स, बीजों द्वारा अवमुक्त जलवाष्प अवशोषण करने के लिए। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय जर्मिनेशन सीड्स, अंकुरित होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने के लिए। अब्सॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्लास्क, फ्लास्क में उपलब्ध ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जब जर्मिनेशन, जब जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन हो रहा होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय जर्मिनेशन सीड्स। जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है या वो अंकुरित हो रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जिसे KOH ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए KOH का यूज़ हमें जर्मिनेशन के लिए किया जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, जीव विज्ञान की शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठनों के अध्ययन में संबंधित होती है कहलाती है। टेक्सोनोमी वर्गीकरण विज्ञान, हिस्ट्रोलॉजी ऊतक विज्ञान, साइटोलॉजी कोशिकी विज्ञान, मार्फोलॉजी आकृति विज्ञान। देखो अभी हिंदी में क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि हिस्ट्रोलॉजी ऊतक विज्ञान, लेकिन कभी कभी याद रखिएगा वो सीधा सीधा इंग्लिश में भी बोल देता है, मतलब हिंदी जो लिखी रहती है वो इंग्लिश की हिस्ट्रोलॉजी इस तरीके से लिखा रहेगा। ओके, तो तब थोड़ा समझना कठिन होगा, अभी आप हिंदी से बहुत आसानी से समझ सकते हो। ओके, ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गए, 15 क्वेश्चन हमने किए। तो देख रहे होंगे अब हम रोज नंबर साइंस के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, प्लस हम जीके के भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि जीके में किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि जीके और साइंस ऐसे हैं जिसके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। आप रीड कर लोगे उससे आपके हेल्प उतनी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक सेलेक्टेड नहीं है, इनका बहुत बड़ा एरिया है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि कौन से मेन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम कर पाएँ और मेरिट लिस्ट में हमारा नाम ला पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरिट 80, यदि आप जर्नल में हो तो 80 से ऊपर नंबर लाने पर ही आप मेरिट में आ पाओगे, ये आप समझते हो। और आप ओबीसी में हो तब भी 80 के लगभग 78-79 नंबर आपको चाहिए होंगे। तो इसके लिए देखो मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छी कर सकते हो, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, हर बार वहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत साइंस और मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम जीके में और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम साइंस में हो सकती है। साइंस में भी ये समझ लो कि 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10-12 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन या ऐसे रहते हैं जिन्हें थोड़ा समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है जिसके बारे में। ओके, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिल रही होगी। यदि आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।